पहला प्रश्न है, एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इसका उत्तर है, छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य होता है, छात्रों में मौलिक व स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण को क्या प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण को क्या प्रभावित करता है, इसके आवश्यक तत्व, महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व दिए हैं। शिक्षक का ज्ञान प्रभावित करता है, कक्षा की गतिविधियां प्रभावित करता है और शिक्षक का अनुभव प्रभावित करता है। दोस्तों, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण को प्रभावित करता है। हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। इसका सही उत्तर है, यहाँ पर गुड्स के अनुसार हम बताएंगे आपको, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से योग्यता का मापन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा के उद्देश्य के साथ ये संबंधित है। ये गुड्स के अनुसार जो है ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर बताया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अच्छा शिक्षक कौन है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है। इसका उत्तर है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ऐसा शिक्षक जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है तो उसे हम शिक्षक को पथ प्रदर्शक कहते हैं। याद रखिएगा, एक तो लीडर और दूसरा पथ प्रदर्शक होता है। वो टीचर अच्छा टीचर कहलाता है। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरित करता है, ऐसे शिक्षक को पथ प्रदर्शक कहते हैं। और जो वो खुद स्वयं जो है उनको एक लीडरशिप के रूप में छात्रों को सामने रखता है, उसको लीडर कहा जाता है। ये दो चीजें आपको जो है एक अच्छा शिक्षक का गुण होना चाहिए। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को जानना है। इसका क्या मतलब है, किसने कहा था। शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को जानना है, किसने कहा था। ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शिक्षण पद्धति में छात्रों की सर्वाधिक सहभागिता संभव है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगमनात्मक शिक्षण पद्धति, इसके माध्यम से छात्र अपने परिवेश से अनुभव द्वारा ज्ञान सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कहा जाता है। दोस्तों, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं। जो टीचर उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाता है और समझाता है, ऐसे शिक्षण को जो है प्रभावी शिक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का अर्थ है। यहाँ पर अधिगम का सही अर्थ जो है व्यवहार संशोधन से है, यानी कि छात्रों को सिखाना और सिखाने से तात्पर्य उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये है अधिगम का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षण प्रक्रिया का क्रम क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण टीचिंग का जो है टीचिंग प्रोसेस का क्रम क्या होनी चाहिए। पहला है, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे पहला लक्ष्य होता है, फिर उसके हिसाब से लक्ष्य के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है, और जब ज्ञान देंगे तो उसका प्रस्तुतिकरण कराना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन के मूल्यांकन होगा और फिर बच्चे के अंक के आधार पर, उनके लर्निंग के आधार पर फिर पुनः शिक्षण दिया जाता है। ये है आपका जो है 5 क्रम, शिक्षण प्रक्रिया का क्रम आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने अभी आपको जो है 10 प्रश्न यहाँ पर बताए हैं, तो ये आप जरूर याद कर लीजिए। आइए दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग क्या है, इसका सही उत्तर है
वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। यानी कि आपको जो है, जैसे कि आप YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं या फिर आप जो है वेबसाइट के माध्यम से पढ़ रहे हैं या PPT के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ये सब ई लर्निंग मेथड है। ठीक है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। जब भी प्रश्न आए तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी विधि ई लर्निंग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समस्या समाधान अध्ययन क्या है? समस्या समाधान अध्ययन क्या है? तो आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर अध्ययन का उच्चतर स्तर है। ये स्टेज कहलाता है, उच्चतर स्टेज, हाईएस्ट स्टेज कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन, श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड में शिक्षक को क्या लिखना चाहिए? इसका सही उत्तर है, महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं उदाहरण को लिखने के लिए किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब वो लेक्चर मेथड का प्रयोग करे तो ब्लैक बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और पूरे उदाहरण को जो है उसको ब्लैक बोर्ड में लिखे। ये नहीं कि पूरे के पूरे किताब को उतार दे। ठीक है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में शिक्षक छात्रों का संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में शिक्षक छात्रों का संप्रेषण कहलाता है फेस टू फेस संप्रेषण, यानी कि आमने सामने संप्रेषण कहलाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में छात्रों को चर्चा हेतु पहल करना तथा भाग लेने हेतु प्रेरित करना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में छात्रों को चर्चा हेतु पहल करना तथा भाग लेने हेतु प्रेरित करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है, अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो छात्रों को चर्चा हेतु पहल करता है और भाग लेने हेतु यानी कि चर्चा में भाग लेने हेतु प्रेरित करता है, ऐसे विधि जो है अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा में छात्रों की परस्पर संवाद से क्या परिणाम निकलता है? कक्षा में छात्रों की परस्पर संवाद से क्या परिणाम निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा, विचार निकलता है, विचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति है जिसको हम व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है, जो इसका सही आंसर उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, छात्रों की ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा को हम यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र के उन्नति के लिए, छात्र के विचारों को जो है सर्वोच्च श्रेणी देने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कक्षा संप्रेषण छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसके पहले भी हमने बताया है कुछ कारक, अभी भी कुछ कारक बता रहे हैं। इसका सही आंसर है व्यक्तिक विभिन्नताएं, यानी कि छात्रों के बीच में ढेर सारी विभिन्नताएं होती है। कक्षा में संवेगात्मक स्थिति, तीसरा है भौतिक साधन और चौथा है शिक्षण सामग्री। ये जो आपका जो हमने जो है 4 तरीका बताया है, ये शिक्षण को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये इसके मूल कारक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, शिक्षक के व्यवहार को क्या प्रभावित करती है? ध्यान रखिएगा, शिक्षक के व्यवहार को क्या प्रभावित करती है? इसका सही आंसर है शिक्षण विधियाँ। जितने भी टीचिंग मेथड है वो शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण युक्ति से अभिप्राय है, यानी कि शिक्षण युक्ति किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर, व्याख्या, दृष्टांत आदि का प्रयोग को हम शिक्षण युक्ति के नाम से जानते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, शिक्षण विधि को क्या होना चाहिए? शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, ये हमने प्रश्न दे रहे हैं। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए,
इसका सही आंसर है गतिशील होना चाहिए, न कि स्थिर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, परंपरागत शिक्षण विधियां हैं। परंपरागत शिक्षण विधियां क्या क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, परंपरागत शिक्षण विधियां जो है शिक्षक केंद्रित विधि होता है, जिसमें व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, पाठ्य पुस्तक, कहानी, व्याख्यान, प्रदर्शनी विधि इसके उदाहरण है दोस्तों। शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत जो है परंपरागत शिक्षण विधि को कहते हैं, जिसमें लेक्चर, पाठ्य पुस्तक, कहानी, व्याख्यान, प्रदर्शनी विधि इसके सही उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, नवीन शिक्षण विधियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25। नवीन शिक्षण विधियां हैं आगमन निगमन, समस्या समाधान, खेल अन्वेषण, प्रयोगशाला, प्रयोजना, पर्यवेक्षण और ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि ह्यूरिस्टिक लॉ। ये जो है नवीन शिक्षण विधियां हैं। ये दोनों विधियों को आपको याद कर लीजिए। परंपरागत शिक्षण विधियां में क्या आता है और नवीन शिक्षण विधियां क्या क्या है, क्योंकि परंपरागत शिक्षण विधियां प्राचीन समय की विधियां हैं और नवीन शिक्षण विधियां वर्तमान समय की विधियां हैं। तो आपको जो है दोनों को अंतर जानना चाहिए, वो भी उदाहरण सही। एक एक उदाहरण भी आपको बनाना चाहिए दोस्तों। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न लेकर आ रहे हैं ताकि आप नोट्स बना सको और बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कर सको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्याख्यान विधि है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लेक्चर मेथड कहते हैं, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन विधि है। शिक्षक यह समझता है कि छात्र को सब समझ आ रहा है। विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तथ्यों से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए या संप्रेषण करने का ये सरल तरीका है या सबसे सस्ता तरीका है। क्रम इसका जो कम समय लगता है और ये इस तरह का सबसे बढ़िया प्रभावी शिक्षण पद्धति है। लेक्चर मेथड जो माना जाता है वो सरल, सस्ता और कम समय लगने वाला विधि को हम कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर व्याख्यान विधि का गुण क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, व्याख्यान विधि का गुण क्या है? ध्यान दीजिएगा, व्याख्यान विधि का सबसे बढ़िया गुण जो होता है, इसमें ज़्यादा योग्यता वाले छात्र ही सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि जिनका कैचिंग पावर होता है, जो समझ सकता हो। छोटे बच्चों को जो है, स्कूली बच्चों को जो है लेक्चर मेथड नहीं दिया जा सकता। व्याख्यान विधि के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूरा करना उसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा छात्रों को स्मरण में रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। तर्क शक्ति का जो है विकास होता है। विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। ये लेक्चर मेथड का मेरिट है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये लेक्चर मेथड का डीमेरिट क्या है, यानी कि दोष क्या है? यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ा दोष जो है कम योग्यता वाले छात्रों के लिए ये उपयोगी नहीं है। साथ ही साथ ये छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है टीचर यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि है। यहाँ पर टीचर ही सर्वेसर्वा होता है। इसमें छात्रों में रुचि की कमी आ जाती है, यानी कि उबासी लगने लगता है, नींद आने लगता है। यह प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है, यानी कि टीचर के प्रभुत्ववादी चलती है। टीचर जो बोल दिया बोलते जाएगा। इसीलिए इसको लेक्चर मेथड का सबसे बड़े दोष माना जाता है दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि क्या है, यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि कैसा होता है? तो आपको बता दें, यह सबसे सरल विधि है। शिक्षक एवं छात्र दोनों कम मेहनत करते हैं। इसमें रटे जाते हैं, यानी कि रटने के लिए कहा जाता है। होमवर्क दिया जाता है, यानी कि पाठ्यपुस्तक विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं, या इसको ये भी कहते हैं तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं विधि कहा जाता है। तू पढ़ मैं सुनूं और समझाऊं, इसको इस तरह की विधि माना जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि जो है, यानी कि तू पढ़ विधि या होमवर्क विधि या रटने की विधि को हम पाठ्यपुस्तक विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्याख्यान या प्रदर्शन विधि क्या है? ध्यान दीजिएगा, व्याख्यान या प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं? ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि माना जाता है। ये व्यवहारिक विधि है और उपयोगी विधि है। सर्वाधिक उपयुक्त है, व्यवहारिक है और बहुत ही उपयोगी विधि है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, छात्र वैज्ञानिक एवं सत्यों की ओर प्रेरित होता है। इसी को प्रदर्शन विधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। प्रायोजना विधि किस पर आधारित है? प्रायोजना विधि किस पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के व्यवहारवाद के पर आधारित है, जिसमें रुचि का सिद्धांत, जीवन सीखने का सिद्धांत, समस्या मूलक शिक्षा अभ्यास आदि शिक्षा जो है इसी तरह की होती है। प्रायोजना विधि में शिक्षा अभ्यास आदि की शिक्षा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको रट डालिए, नोट्स बना लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिनेशन में इसको पढ़ कर जाइए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 32 देखते हैं। समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक विधि है क्यों? ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। ये समस्या समाधान विधि जो है साइंस छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि साइंस सिद्धांत से चलता है, मटेरियल से चलता है, लेबोरेटरी से चलता है, जहाँ पर जो भी समस्या होगा उसका समाधान निकाला जाएगा, और वो भी मूर्त रूप में, देखते हुए, सुनते हुए, चखते हुए। तो इसको हम लोग जो है समस्या समाधान विधि जो है साइंस छात्रों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि है क्या? उसको ह्यूरिस्टिक भी बोलो या खोज कहो, दोनों विधि एक ही है। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जिज्ञासु और खोज की अभिवृत्ति प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। खुद करेगा फिर सीखेगा, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आगमन विधि है। आगमन विधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के साथ निष्कर्ष निकालकर सामान्य नियमों का निर्माण करना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। इसके अंतर्गत निरीक्षण करना, परीक्षण करना, सत्यापन करना आता है। यानी कि कोई वस्तु को ऊपर फेंकिए और वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट से पूछते हैं तो ये क्या हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कोई भी वस्तु नीचे गिर जाता है। यानी कि उदाहरण देकर सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, ये विधि सबसे बेहतर माना जाता है दोस्तों। यानी कि उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाता है और सिद्धांत को, नियमों को यहाँ पर बताया जाता है। उसके अलावा निरीक्षण भी किया जाता है, परीक्षण भी किया जाता है, सत्यापन भी किया जाता है, ये आगमन विधि के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगमन विधि है क्या? फिर अभी तो आगमन विधि समझ लिए, तभी निगमन विधि क्या है? यह विधि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। हमने पहले वाला बताया, विशिष्ट शिक्षण सूत्र से सामान्य की ओर जाता है। सर्वप्रथम नियमों को बताया जाता है, फिर उदाहरण देकर समझाया जाता है। इसमें कारण, समस्या, नियमों की जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बताता हूँ, पहले से एक सिद्धांत बता दो कि देखो भैया गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का सिद्धांत है, तो फिर उनको बाद में उदाहरण दो कि देखिए हम वस्तु को फेंक रहे हैं तो वो नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस रूप में बताया है, तो निगमन विधि कहलाएगा। यानी कि पहले सिद्धांत होगा और बाद में फिर आपको जो है उदाहरण देकर समझाएंगे, तो ऐसे विधि को निगमन विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, ये 3 प्रकार का सहायक सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री को हार्डवेयर उपागम माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दृश्य श्रव्य सामग्री को हार्डवेयर उपागम भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे बेस्ट माना जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षण सामग्री में उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? शिक्षण सामग्री में उपयोगिता, यूटिलाइजेशन के औचित्य का आधार क्या है? इसका सही आंसर है छात्रों के सीखने और अधिगम परिणामों को इष्टतम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो शिक्षण सामग्री की जो उपयोगिता है वो छात्रों को सीखने के लिए होता है, और जो भी जो लर्निंग प्रोसेस है इसके परिणाम को प्राप्त करना, ये शिक्षण सामग्री की उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षण सामग्री से छात्रों को लाभ होता है। शिक्षण सामग्री से छात्रों को क्या लाभ होता है? छात्र जो है मस्तिष्क में बनाए रखता है, इसको सीखने में मदद करता है, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, इसमें रटना सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सामग्री से इसमें रटा नहीं जाता है, बल्कि ये मस्तिष्क में बनाए रखता है, सीखने में मदद करता है, अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री है। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री है, इसका सही आंसर है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है। ये सहायक सामग्री संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको स्पष्ट करने के लिए ये शिक्षक द्वारा इस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। छात्र के शिक्षा काल में सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। ये कौन सा मूल्यांकन है? छात्र के शिक्षा काल में सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है, इसे कौन से मूल्यांकन कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसे मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? परिमाणात्मक, परिमाण देना पड़ता है, जैसे कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, ये सब परिमाणात्मक है, परिणाम निकालने के लिए है। ठीक है, परिमाणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और ये क्वेश्चन नंबर 42 है, गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक, परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक, यानी कि कुछ विशिष्ट गुण, जैसे साक्षात्कार लेना, अवलोकन करना, प्रयोगात्मक जांच करना, व्यक्ति अध्ययन करना, ये जो है गुणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। दो मूल्यांकन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लिखित परीक्षा के समर्थक कौन थे? लिखित परीक्षा के समर्थक कौन थे? ये है होरेस मान। इसका सही आंसर आपको जो है ये देना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर शिक्षण के लिए क्या माना जाता है? कंप्यूटर शिक्षण को क्या माना जाता है? एक वरदान माना जाता है। कंप्यूटर शिक्षण को जो है हम वरदान मानते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए छात्र हित में। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है वो छात्र हित में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की परीक्षा प्रणाली है दोष मुक्त। ध्यान दीजिएगा, भारत की परीक्षा प्रणाली है दोष मुक्त माना जाता है। दोष मुक्त को आपको टिक लगाना है। ये दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन 47 ले रहे हैं। मूल्यांकन एक खाली स्थान प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर